आइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, जहां तक सिंधु घाटी सभ्यता का सवाल है, इसको प्रकाश में लाने में अंग्रेजों के साथ साथ इसको प्रकाश में लाने में कुछ भारतीयों का भी योगदान रहा है। इस सभ्यता को प्रकाश में लाने में जिन दो भारतीयों का योगदान रहा है, एक है दयाराम साहनी और दूसरे हैं राखलदास बनर्जी। इन दोनों का योगदान कैसे रहा है? तो इन दोनों का योगदान रहा है, ये बात हम इस रूप में कह सकते हैं, क्योंकि जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थलों में हड़प्पा का नाम आता है। हड़प्पा की खोज, हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी ने किया, और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक स्थलों में मोहनजोदड़ो का नाम आता है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया। तो प्रारंभिक हड़प्पाई स्थलों में हड़प्पा और जिस मोहनजोदड़ो का नाम आता है, उस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज अगर देखी जाए तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जैसे विद्वानों ने किया है। और ये दोनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है, जिसमें हड़प्पा रावी नदी पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। और उन दोनों स्थलों में भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच का डिस्टेंस लगभग 483 किलोमीटर है, लगभग 483 किलोमीटर है। और दोनों नदी आपस में एक दूसरे से सिंधु नदी द्वारा जुड़ा हुआ है। और ये दोनों हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल है, और इन दोनों स्थलों की खोज करने में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जैसे भारतीयों का योगदान रहा है। इसी वजह से हम लोग यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीयों का योगदान रहा है, वो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे, होता का संबंध किससे है? देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हर वेद के पाठकर्ता को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें जो ऋग्वेद के पाठकर्ता है, उसी को होता या होत्री कहा जाता है। जो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो पाठकर्ता है, उसी को होता या होत्री कहा जाता है। तो इसका संबंध ऋग्वेद से है। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धव्यु, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अगर देखा जाए तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धव्यु कहा जाता है। अर्धव्यु कहा जाता है। फिर सामवेद के पाठकर्ता को उदगाता या उदात्री कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उदगाता या उदात्री कहा जाता है। और फिर अथर्ववेद है, अथर्ववेद के पाठकर्ता को जो है ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा कहा जाता है। और परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला जो प्रश्न है इसमें से,
वो अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? यह बात परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए। किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? सामवेद। सामवेद। और इसके बाद वेद त्रयी के अंतर्गत कौन नहीं आता? अथर्ववेद। अथर्ववेद। समझ गए? तो ये सब बात याद रखिएगा। जो तीन प्रश्न हम आपसे अभी पूछे हैं, आप लोगों ने जवाब भी दिया है, कुछ लोग जवाब दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। ये तीनों प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए। राजगृह का राजकीय चिकित्सक, राजगृह नालंदा में पड़ता है, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक। राजगृह का राजकीय चिकित्सक था जीवक। जीवक, जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है, देखिए, गणिका। आज जिसे आप बेसिया कहते हैं ना, उसको पहले गणिका कहा जाता था। प्राचीन काल में उसको गणिका कहा जाता था। राजगृह का जो राजवेद जीवक था, वो गणिका का पुत्र था। वो जिस गणिका का पुत्र था, उसका क्या नाम था, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो वह जिस गणिका का पुत्र था, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है जीवक की माता कौन थी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जीवक की माता कौन थी। जीवक की माता की अगर हम बात करें तो जीवक की माता थी सलावती। जीवक की माता थी सलावती। सलावती। और एक बात बाबू आप समझिएगा, जीवक, जीवक प्राचीन भारत के शल्य चिकित्सक के तौर पर याद किए जाते हैं। और जीवक की जो शिक्षा दीक्षा हुई है, जीवक की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई है। तक्षशिला। जीवक की शिक्षा दीक्षा की अगर बात की जाए तो जीवक की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई है। तक्षशिला। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में सिर्फ जीवक की शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, बल्कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चरक की भी शिक्षा दीक्षा हुई है। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा हुई है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की शिक्षा दीक्षा हुई है। वसुबंधु, बौद्ध भिक्षुक वसुबंधु की शिक्षा दीक्षा हुई है। ये सभी लोग शिक्षा ग्रहण किए थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और जीवक कई वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद 7 से 8 साल तक कठोर तपस्या किए। कहां था तुम इतना दिन से? नजर नहीं आता था। आता था वो। जीवक 7 से 8 साल तक आयुर्वेद को लेकर के अध्ययन किए। और जीवक एक आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे। जीवक एक आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे। उनकी माता सलावती थी। और इन्होंने, जीवक ने महात्मा बुद्ध की सेवा की है। महात्मा बुद्ध को पेट से संबंधित रोग हुआ था। और महात्मा बुद्ध को जो पेट से संबंधित रोग हुआ था, उसका उपचार जीवक ने ही किया था। फिर जीवक बिंबिसार की सेवा किया था। जीवक जो है चंद प्रद्योत की सेवा किया था। तो अच्छे चिकित्सक थे अपने समय के। जो है जीवक अच्छे चिकित्सकों में गिना जाता था, या यूं कहे सर्वोपरि चिकित्सक थे जीवक। समझिए? निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत की लिपि दाईं से बाईं ओर, इधर दाईं है, इधर बाईं है,
बाबू आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन ऐसी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। दाईं से बाईं और कौन लिपि लिखी जाती? तो दाईं से बाईं और खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि एक विदेशी लिपि है। खरोष्टी लिपि एक विदेशी लिपि है। प्राचीन काल में 516 ईस्वी पूर्व में भारत के ऊपर ईरानी आक्रमण हुआ, और जब 516 ईस्वी पूर्व में भारत के ऊपर ईरानी आक्रमण हुआ, उस ईरानी आक्रमण के वजह से ही भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। खरोष्टी लिपि का विकास हुआ भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। और अशोक ने जो अभिलेख लिखा है वो ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है, अरमाइक लिपि में है। अशोक के जो अभिलेख भारत से मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के जो अभिलेख पाकिस्तान से मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में है। जैसे पाकिस्तान के पेशावर से शहबाजगढ़ी अभिलेख मिला है, खरोष्टी लिपि में है। पाकिस्तान के हजारा से मानसेहरा अभिलेख मिला है, वो भी खरोष्टी लिपि में है, वो भी खरोष्टी लिपि में है। तो खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हैं, और अशोक के वैसे अभिलेख जो पाकिस्तान से मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में है। ऐसे अशोक के अधिकतर अभिलेख भारत से मिले हैं, और भारत से जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। और जहां तक ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि भारत का मूल लिपि माना जाता है। उसी का परिवर्धित रूप है देवनागरी लिपि। आज के डेट में आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 को पढ़िए। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 यह कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आज के डेट में देवनागरी लिपि जो है संवैधानिक तौर पर भारत की लिपि है। ब्राह्मी लिपि का ही परिवर्धित रूप है देवनागरी लिपि। और ब्राह्मी लिपि का जहां तक सवाल है, तो जो ब्राह्मी लिपि है वह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न डैश 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 डैश। समझ गए? तो इसका उत्तर होगा खरोष्टी। हाँ, तो ये क्या है जीव? है आगे आइएगा। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? देखिए बाबू, एक लाइन आप जानिए सीधा सीधा। प्राचीन काल में अगर देखा जाए, प्राचीन काल में मतलब 500 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व, 400 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी पूर्व, इस काल में अगर देखा जाए, प्राचीन काल में अगर देखा जाए, तो प्राचीन काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र अगर देखा जाए, तो प्राचीन काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था तक्षशिला। और तक्षशिला आयुर्वेद और धनुष विद्या, आयुर्वेद की विद्या और धनुष विद्या को लेकर जो है प्रसिद्ध था तक्षशिला विश्वविद्यालय, प्रसिद्ध था तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला
विश्वविद्यालय में ही प्राचीन काल में जितने भी विद्वान हुए, चाहे कनिष्क के दरबार के शल्य चिकित्सक चरक हो या बिंबिसार के दरबार के शल्य चिकित्सक जीवक हो, चाहे बौद्ध भिक्षुक वसुबंधु हो या अन्य कोई राजा हो, हर किसी ने इंक्लूडिंग चंद्रगुप्त मौर्य, इंक्लूडिंग चाणक्य, सभी ने प्राचीन काल में शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही ग्रहण किया था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वह विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। और यह विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों में तक्षशिला विश्वविद्यालय का होना सही नहीं है, समझिएगा। अरे यार, तक्षशिला विश्वविद्यालय अगर सच में प्रासंगिक होता तो लोग इतना नापाक हरकत करता। ठीक है, पर्यटक का क्या दोष बताइए? आपको लड़ाई है सरकार से, सेना से, आप मारिए ना, क्या दिक्कत? बताइए, जम्मू कश्मीर का पर्यटन, अब आप ही हमको बताइए, आप घूमने के लिए कश्मीर जाना पसंद करेंगे? आए? एकदम नहीं, एकदम नहीं। गोवा, गोवा, गोवा जानते हैं? पर्यटकों के लिए जो है, पर्यटकों का एक फेवरेट स्थल था गोवा। हाँ, जो भी है, वहां के लोग पर्यटकों को इतना लूटे, गोवा आज खाली रहता है। 1 जनवरी जैसा दिन गोवा का बीच पर आदमी नजर नहीं आ रहा था, मतलब जिस मात्रा में आदमी नजर आना चाहिए। और जब वहां पर्यटकों को सिर्फ आर्थिक तौर पर लूटा गया, तब लोग वहां नहीं जा रहे हैं। कश्मीर में तो मार दिया गया है लोगों को, और पर्यटकों को मारा गया है। और जानते हैं, ये सोची समझी राजनीति के तहत मारा गया है। आप बाबू ये मत समझिएगा, सोची समझी राजनीति के तहत मारा गया है। क्या सोची समझी राजनीति थी? देखिए, पाकिस्तान जो है ना, ख्याली पुलाव पका रहा है कि जम्मू कश्मीर उसका है, जबकि सच में ये है कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है उसे हरि सिंह के वंशजों में से, हरि सिंह के पूर्वजों में से गुलाब सिंह ने 1 करोड़ रुपया में खरीदा था। तो कश्मीर तो हरि सिंह का हुआ, और हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और कहा हम भारत में मिलाते हैं। तो ऐसे तो कश्मीर भारत का है, लेकिन एक सोची समझी राजनीति के तहत कि कश्मीर को आर्थिक तौर पर कमजोर करेंगे हम, कश्मीर को आर्थिक तौर पर कमजोर करेंगे हम, वहां पर्यटकों को नहीं आने देंगे, और वहां के इनकम का एक मुख्य स्रोत है पर्यटक, मतलब आर्थिक तौर पर कश्मीर को पंगु बनाना है, पर्यटक नहीं आएंगे। भारत कश्मीर पर कितना खर्च करेगा? लेकिन पाकिस्तानियों को यह पता नहीं है, हम भारत के लोग अपने माथा के बाल के लिए, जब बाल उड़ जाता है, माथा का बाल जो होता है लोगों का स्वभाव होता है, हम भारत के लोग माथा के बाल के लिए पर मंथ 50,000 रुपया, लाख रुपया खर्चा कर देते हैं कि बाल अच्छा रहे, बाल सुंदर दिखे। कश्मीर तो भारत का सरताज है, कश्मीर पर कितनों खर्च हो भारत सरकार का, भारत सरकार खर्च करने के लिए तैयार है। और जहां तक युद्ध का सवाल है, देखिए, एक तो मध्यम मार्ग हम भारतीय अपनाते ही हैं, लेकिन जब कोई सर पे चढ़ के तांडव करने लगे तो उसके साथ वही सलूक किया जाना चाहिए, समझिए, जैसे को तैसा। ऐसे भी पाकिस्तानी भारत से कभी जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा।
जब भी पाकिस्तानी भारत के साथ युद्ध किया, सब युद्ध में हारा है ना, किसी में जीता है नहीं जीता है। लेकिन आज के डेट में क्या है, पहले का समय कुछ और था बाबू, आज का समय कुछ और है। तो भारत सरकार को भी बड़ी सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ रहा है, और निर्णय सोच समझ करके लेना ही नहीं, लेना भी चाहिए। यूक्रेन जैसा छोटा देश पिछले 2 वर्ष से ज्यादा समय से रसिया के साथ लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अमेरिकी ताकत है। और एक बात याद रखिएगा, अमेरिका किसी का नहीं है, किसी का नहीं है अमेरिका। आप भ्रम में मत रहिएगा कि अमेरिका आपका है बाबू, अमेरिका किसी का नहीं है। अमेरिका व्यापारी है, उसको जहां व्यापारिक लाभ ज्यादा मिलेगा उसके साथ सटल रहेगा। भारत को उकसाएगा, पाकिस्तानों को उकसाएगा, दोनों को लड़ा देगा, हथियार बेचेगा, दोनों देश बर्बाद होता रहे। तो ये भी उचित नहीं है। लेकिन कल जो बैठक हुई है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रियों की, उस बैठक की बातें तो बाहर नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पेपर सब में छपा है, न्यूज़पेपर में छपा है कि प्रधानमंत्री ने भारत की सेना को खुली छूट दे दिया है कि आपको जो करना है, जैसे करना है आप कीजिए। और इतनी छूट तो भारत की सेना को मिलनी ही चाहिए, समझ गए, निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। लेकिन जो घटना हुआ है, लास्टली हम ये कहेंगे, इसमें भारत की भी प्रशासनिक कमी है और इंटेलिजेंस फेल्योर है भारत का। जहां सैकड़ों पर्यटक जा रहे हैं और सेंसिटिव इलाका है, वहां पर आप सेना को नहीं रख रहे हैं, तो ये उचित न है। और इस घटना को अंजाम देने में कश्मीर के कुछ रूढ़िवादी लोगों ने आतंकवादियों को मदद किया है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जिसका खाते हैं महाराज उसका गुण गाइए। देश प्रेम पता है सबसे बड़ा प्रेम होता है, और बचपन की बात हम कर रहे हैं और अभी भी हम कर रहे हैं। जब देश प्रेम की बात आती है ना, मतलब जब सोचते हैं दिमाग से, मतलब रोंगटा खड़ा हो जाएगा। रोंगटा मतलब ये सब खड़ा हो जाएगा आपका, समझे। और देश प्रेम से बढ़ के बाबू कुछ नहीं है, देश फर्स्ट है। अरे यार, देश है तब ना आप हैं जी। देश की मिट्टी को उपजा करके आप खाते हैं, यहीं से सब कुछ आप अर्जन करते हैं। तो देश से बढ़ के मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता है कुछ होना चाहिए, समझे। तो इसका बाबू उत्तर चरक और जीवक दोनों होगा। चरक और जीवक दोनों होगा इसका उत्तर, सी और डी दोनों। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूर्व मध्यकाल का मतलब क्या है बाबू जानते हैं? मध्यकाल, मध्यकाल का मतलब बाबू सामान्य तौर पर माना जाता है, मध्यकाल का मतलब सामान्य तौर पर बाबू माना जाता है कि आपको कुछ इतिहासकार मध्यकाल का मतलब लिखते हैं 800 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी, 1707 ईस्वी, ये मध्यकाल। मध्यकाल के ठीक पहले पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल सामान्य तौर पर कुछ इतिहासकारों के द्वारा 800 ईस्वी से 1707 ईस्वी। इससे पहले मतलब 600 ईस्वी, 700 ईस्वी, उस समय पूर्व मध्यकाल के समय शिक्षा का केंद्र नहीं था। नालंदा एकदम था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नालंदा था। विक्रमशिला, हाँ विक्रमशिला भी था। ओदनपुरी, हाँ विक्रमशिला में विश्वविद्यालय का निर्माण, ओदनपुरी में विश्वविद्यालय का निर्माण पाल शासकों ने करवाया है। 6ठी 7वीं सदी ईस्वी में करवाया है। और नालंदा में 6ठी सदी ईस्वी में करवाया, 5वीं 6ठी सदी ईस्वी में करवाया है। तो ये सब तो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र था।
तक्षशिला नहीं था। तक्षशिला प्राचीन काल में, मतलब 600 ईस्वी पूर्व में। आप देखिए ना, बिंबिसार का शासन काल, जीवन काल, शासन 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व, 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व। आप देखिए तो तक्षशिला पूर्व मध्यकाल के शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था, बल्कि प्राचीन काल के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन काल के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? देखिए, महमूद गजनबी का जहां तक सवाल है, ये भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था। महमूद गजनबी भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था। महमूद गजनबी भारत पर बार बार आक्रमण क्यों कर रहा था? तो महमूद गजनबी को चाहिए अकुत संपत्ति। महमूद गजनबी अकुत संपत्ति प्राप्ति को लेकर भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था, लेकिन महमूद गजनबी को धन संपत्ति मिल ही नहीं रहा था भारत में। तो जब महमूद गजनबी बार बार आक्रमण कर रहा था, तो महमूद गजनबी को कुछ इतिहासकारों ने यह सलाह दिया कि आप भारत के मंदिर पर आक्रमण कीजिए। भारत के लोग अपनी संपत्ति मंदिर में रखते हैं, और उस समय सच में लोग मंदिर में अपनी संपत्ति रखते थे। तो जब महमूद गजनबी मंदिर पर आक्रमण करना शुरू किया और मंदिर को ध्वस्त करना शुरू किया, मंदिर को ध्वस्त करके वहां से संपत्ति लूटना शुरू किया, तो मंदिर पर जब आक्रमण करने लगा महमूद गजनबी, तब महमूद गजनबी को जो है धन संपत्ति मिलने लगा। महमूद गजनबी को पता चला गुजरात का सोमनाथ मंदिर में अकुत संपत्ति है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में जो अकुत संपत्ति थे, उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए महमूद गजनबी ने 1024-25 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, और सोमनाथ मंदिर से महमूद गजनबी को बहुत अधिक संपत्ति की प्राप्ति हुई। फिर जब उसको सोमनाथ मंदिर को लूटने से बहुत अधिक संपत्ति की प्राप्ति हुई, तो फिर महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर से प्राप्त संपत्ति लेकर वापस अपने साम्राज्य को लौटने लगे। बीच में जाटों ने, कहां के जाट, सिंध के जाट, बीच में जो है जब वो धन संपत्ति लेकर के लौट रहा था, तो कुछ भारतीयों ने महमूद गजनबी के मार्ग में रुकावट बनने का काम किया। महमूद गजनबी बड़ी दूरदर्शी था। महमूद गजनबी नहीं उलझा, सबसे पहले धन संपत्ति रख करके आ गया, फिर से भारत पर आक्रमण किया। तो महमूद गजनबी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। फिर से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया, और सोमनाथ मंदिर पहले जो है ईंट का बना हुआ था, बाद में जाकर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया और सोमनाथ मंदिर को पत्थरों का बनवाया गया। महमूद गजनबी के आक्रमण के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था भीमदेव करवाया था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? देखिए, तैमूर का जहां तक सवाल है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में।
अब अलाउद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल है बाबू 1296 से 1316। बहलौल लोदी 1451 से 1489। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। तो ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं इन शासकों का कार्यकाल है। थोड़ा सा देख के देखिए, क्या तैमूर के आक्रमण के समय ये सब शासक में से कोई था? बताइए बताइए। तैमूर का जब आक्रमण हुआ था उस समय इन शासकों में से कोई था? नहीं था। तो तैमूर के आक्रमण के समय इन शासकों में से कोई भी नहीं था। आखिरकार तैमूर के आक्रमण के समय कौन था सुल्तान भारत का? तो तैमूर के आक्रमण के समय भारत का सुल्तान हुआ करता था नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह। इनका कार्यकाल है 1394 से 1412। तो 1394 से 1412 के बीच में ही 1398 है। जब 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था तो शासक हुआ करते थे नासिरुद्दीन महमूद शाह। इनका संबंध तुगलक वंश से है। तैमूर जब भारत पर आक्रमण किया ना, तो तैमूर भारत पर आक्रमण करके भारत को लूटा, और भारत को लूटने के बाद तैमूर वापस चला गया। और तैमूर का ही वंशज था बाबर। बाबर भी जब भारत पर आक्रमण किया ना, तो भारत के शासकों को यह लगा यह तो तैमूर का वंशज है। जैसे तैमूर आया, आक्रमण किया, लूटा और चला गया, वैसे बाबर भी भारत पर आक्रमण करेगा, भारत को लूट कर चला जाएगा। लेकिन बाबर ऐसा नहीं किया। बाबर ने क्या किया? तो बाबर ने जो है भारत में खुट्टा गाड़ दिया, मुगल वंश को स्थापित कर दिया बाबर ने, समझे। और हाल फिलहाल में न्यूज आ रहा है 7th क्लास के एनसीईआरटी से जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को हटाया जा रहा है, समझे। फिर मुगल को हटाइएगा और दिल्ली सल्तनत को अगर आप हटाइएगा तो फिर अलाउद्दीन खिलजी जिस हिंदू राजा के साथ युद्ध किया, अकबर जिस राजपूत शासक के साथ युद्ध किया, तो ऐसा हो सकता, हमको लगता है कि ऐसा करेगा कि जैसे अभी मध्यकाल में क्या है, हमको इतिहास पढ़ने में स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मध्यकाल में होता था। और मध्यकाल में नाम सब थोड़ा अटपटा सब है। तो अब हमको लगता है जैसे अभी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के जरिए मुगल बादशाहों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, सुल्तानों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। तो जब सिलेबस में परिवर्तन होगा तो हो सकता है हिंदू राजाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए। और ऐसे भी हम लोगों का इतिहास तो सबसे पहले अंग्रेज ही लिखा है। तो अंग्रेज तो तोड़ मरोड़ करके हम लोगों का इतिहास लिखा है, और जो लिख दिया है उसको हम लोग मानने लगे हैं, समझ गए। तब ये होगा, राणा सांगा को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा, महाराणा प्रताप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा, यही होगा। शिवाजी तो ऐसे, मतलब शिवाजी तो शिवाजी थे महाराज। देखिए, शिवाजी के नाम पर लोग समझता है कि हिंदुत्ववादी चेहरा था, ठीक है, लेकिन शिवाजी सर्वधर्म संभव में विश्वास करते थे। शिवाजी की सेना में मुसलमान सब भी था, समझे। सर्वधर्म संभव में विश्वास करते थे। और देखिए, सर्वधर्म संभव ही सबसे अच्छी नीति है, सर्वधर्म संभव ही सबसे अच्छी नीति है। मेरे विचार में तो ये धर्म जाति पाति सबको खत्म कर दिया जाना चाहिए, समझ गए। फालतू चीज है, ये सब लोगों को उलझाता है, लोगों को लड़ाता है ये सब।
लोगों का विकास नहीं होता। हमको लगता है जब ये सब चीज खत्म हो जाएगा देश का विकास बहुत तीव्र गति से होगा, ऐसा मेरा अपना विचार है। तो इसका कोई भी उत्तर नहीं होगा। बात क्लियर? आगे, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था। देखिए, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना अल बरूनी ने किया है, जिसका मूल नाम है अबू रेहान। अबू रेहान जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। और किताबुल हिंद मूलतः अरबी भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है। अरबी भाषा में मूलतः लिखा हुआ पुस्तक है। और इस पुस्तक से हमें 11वीं सदी के भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, भारत के 11वीं सदी के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, जिस वजह से इस पुस्तक को 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन एक गलत है? एक तरफ शासक है और एक तरफ राज्य है। शासक राणा हमीर मेवाड़ के शासक थे, हाँ। राणा चुंडा मारवाड़ के शासक थे, हाँ। मलिक राजा फरूकी खानदेश के शासक थे, हाँ। मलिक सरवर ख्वाजा मालवा के शासक थे, नहीं, ये जौनपुर के शासक थे। जौनपुर उत्तर प्रदेश में जौनपुर पड़ता है। जौनपुर के शासक थे मलिक सरवर ख्वाजा। मध्यकाल में, विशेष तौर पर सल्तनत काल में और सल्तनत काल के अंतर्गत भी तुगलक काल में जौनपुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना जो है मलिक सरवर ख्वाजा ने किया था। मलिक सरवर ख्वाजा ने किया था। तो ये मालवा के शासक नहीं थे, बल्कि ये जौनपुर के शासक थे। बाद बाकी सब सही। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह था। औरंगजेब जो है दक्षिण में किन 2 राज्यों का विजय किया? देखिए, ध्यान दीजिएगा, मुगल बादशाहों में प्रथम मुगल बादशाह बाबर उत्तर भारत में ही रह गया। द्वितीय मुगल बादशाह हुमायूं, वो भी उत्तर भारत में ही रह गया। तृतीय मुगल बादशाह हुए अकबर। अकबर ने ही पूरे उत्तर भारत को सर्वप्रथम जीता, कुछ एकाध गो को छोड़ करके। अकबर ने पूरे उत्तर भारत को जीता और फिर अकबर दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान करना शुरू किया। अकबर ने कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों को जीता, फिर अकबर के बाद जहांगीर ने, फिर शाहजहां ने, और फिर आगे चल करके औरंगजेब ने अपने समय में मूलतः 2 दक्षिण भारतीय राज्य को जीता। सॉरी, उल्टा पुल्टा बोल दिए, नहीं ना। अकबर सबसे पहले उत्तर भारतीय राज्य को जीता। अकबर ही प्रथम मुगल बादशाह हुए जिन्होंने दक्षिण भारतीय राज्य को जीता। अकबर जब दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किए तो अकबर के बाद जो उनका बेटा जहांगीर हुआ, उनका पोता शाहजहां हुआ, उनका परपोता औरंगजेब हुआ, वो लोग भी दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया। उसी क्रम में औरंगजेब, जहां तक औरंगजेब का सवाल है, बहुत साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था और औरंगजेब थोड़ा क्रूर और अत्याचारी था। औरंगजेब में क्या था जानते हैं? वो जैसा था वैसा दिखता नहीं था, और जैसा दिखता था वो वैसा था नहीं। एक एग्जाम्पल, औरंगजेब अपने दरबार में संगीत पर रोक लगा दिया था, जबकि उसकी बेटी बहुत बड़ी संगीतज्ञ थी, संगीत की बहुत बड़ी प्रेमी थी। जब संगीत पर रोक लगा दिया तो उसकी बेटी संगीत की इतनी बड़ी प्रेमी कैसे हो गई? तो मतलब औरंगजेब जो था वैसा दिखता नहीं था, और जैसा दिखता था औरंगजेब वैसा था नहीं। तो औरंगजेब का जहां तक सवाल है, औरंगजेब अपने जीवन का अधिकतर समय एज ए बादशाह दक्षिण भारत में गुजारे हैं। दक्षिण भारत में उसके पीछे एक रीजन शिवाजी भी थे। शिवाजी औरंगजेब के नाक में दम कर ले रहते थे, और दूसरा रीजन उनके साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का होना भी था। वे साम्राज्य विस्तार भी करना चाहते थे, और उन्होंने साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में ही
बीजापुर और गोलकुंडा। 1686-87 ईस्वी में बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बोध विहार के समान है? पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल का नक्शा बोध विहार के समान। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का सूत्रपात 1798 में किया और इसी सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेजली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया और इस सहायक संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था, लेकिन आगे चल करके मैसूर हो गया, मराठा हो गया, ये सब भी सहायक संधि को स्वीकार किया था। और उसी क्रम में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार हुआ बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जिन्होंने 1802 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय जो कि अंतिम मराठा पेशवा है। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगर हम बात करें तो बाजीराव द्वितीय अंतिम मराठा पेशवा है। इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया। ये कठपुतली पेशवा था। इस पेशवा को गद्दी पर अंग्रेजों ने बैठाया था। इस पेशवा को गद्दी पर अंग्रेजों ने बैठाया था और ये पेशवा अंग्रेजों के इशारे पर चला करता था। ये पेशवा अंग्रेजों के इशारे पर चला करता था और इन्होंने जब 1802 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया, यही घटना द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तत्कालिक का द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण बना। 3 गो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, उसमें जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है उसका तत्कालिक कारण बना मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया जाना। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया। 1900 ईस्वी में। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया, मतलब समाज में तथा धर्म के क्षेत्र में जो सुधार हो रहे थे उसका विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधाकांत देव। राधाकांत देव। राधाकांत देव राजाराम मोहन राय के समकालीन थे और कुछ दिन तक राजाराम मोहन राय के साथ मिलकर भी राधाकांत देव ने समाज सुधार का कार्य किया था, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेद दोनों के बीच हो गया। दोनों अपने अपने विचारधारा पर काम करने लगे और फिर जो राधाकांत देव थे उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। कहिएगा कैसे? सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर राजाराम मोहन राय आंदोलन चला रहे थे और जब सती प्रथा को समाप्त करने को लेकर राजाराम मोहन राय आंदोलन चला रहे थे तो उसका विरोध राधाकांत देव कर रहा था। उसका विरोध राधाकांत देव कर रहा था और राधाकांत देव का मानना था कि नहीं, सती प्रथा लागू रहना चाहिए, जबकि सती प्रथा का अंत किया जाना एकदम आवश्यक था। अरे ठीक है, पति मर गया तो पत्नी को जीने का अधिकार क्यों नहीं होगा? एकदम होगा, एकदम होगा। दोनों अलग अलग मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। दोनों का अपना अलग अलग कर्म है, दोनों का अपना अलग अलग जन्मभूमि है। समझ गए? तो क्यों नहीं, क्यों सती प्रथा हो? क्यों पति के मर जाने पर पत्नी को भी जला दिया जाए? एकदम सही प्रथा नहीं था। तो राजाराम मोहन राय द्वारा जिस सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था उस सती प्रथा का समर्थन राधाकांत देव कर रहे थे। इसी वजह से राधाकांत देव को लेकर के हम लोग कह सकते हैं
कि उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। और अपने समय के बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे राधाकांत देव, अपने समय के बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे बंगाल के राधाकांत देव। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था। महारानी विक्टोरिया ने 1858 में जो उद्घोषणा किया उसका उद्देश्य क्या था? पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना। हाँ हाँ, सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। हाँ। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नहीं, खत्म करना, खत्म करना। 1 और 2 देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बाबू। अंग्रेज, गौर फरमाइएगा, अंग्रेज भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना शुरू 1757 के पलासी युद्ध से कर दिया। आगे चलकर अंग्रेज युद्ध के माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, सहायक संधि के माध्यम से किया, फॉरवर्ड पॉलिसी के माध्यम से किया, और राजहड़प नीति के तहत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार अंग्रेजों ने किया। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया और उनको कहा गया, आप जाइए, जितना हो सकता है उतना अधिक से अधिक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कीजिए, क्योंकि इसके बाद विस्तारवादी नीति का हम लोग परित्याग कर देंगे। विस्तारवादी नीति का हम लोग परित्याग कर देंगे, फिर भारत में अच्छे से शासन प्रशासन करेंगे। तो जब 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा आई तो उसमें कहा गया कि अब हम लोग भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे, बल्कि विस्तारवादी नीति का हम त्याग कर रहे हैं। विस्तारवादी नीति का हम त्याग कर रहे हैं और अब हम भारत में जीते गए क्षेत्रों पर अच्छे से शासन करेंगे। और अच्छे से शासन करने को लेकर 1858 के घोषणा के तहत भारत के शासन प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के तहत ले लिया गया और ब्रिटिश कंपनी के शासन को पूरी तरीका से भारत से अंत कर दिया गया। अंत कर दिया गया, समझ गए ना, कि नियमन किया गया। नियमन मतलब आगे बढ़ाया गया, नहीं, अंत कर दिया गया था। इसी वजह से 1 2 सही है और 3 गलत है। कुछ समझे हैं? अभी जो लेक्चर दिए हैं अगर ये दिमाग में गया होगा तब आपको समझ में आया होगा कि हाँ 1 2 सही है 3 गलत। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं? देखिए, जहां तक चंपारण सत्याग्रह का सवाल है, आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में चंपारण आए और चंपारण सत्याग्रह किए। चंपारण सत्याग्रह से, ऐसे तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन वे राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे और वे भितिहरवा गांव के थे राजकुमार शुक्ल, और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत भितिहरवा गांव से ही हुई है। तो कहीं ना कहीं राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। जब यह सत्याग्रह होने लगा तो जितने भी गांधीवादी नेता थे, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, जेबी कृपलानी हो, ये सब लोग गांधी जी का सहयोग और समर्थन दिए। लेकिन इन नेताओं में राम मनोहर लोहिया का चंपारण सत्याग्रह से संबंध नहीं रहा है। और गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे तो उनके चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था, लेकिन उसके विरोध के बावजूद गांधी जी चंपारण सत्याग्रह को जारी रखे और चंपारण सत्याग्रह के तहत ही चंपारण के क्षेत्र में तिनकठिया प्रथा पर निषेध लगाया गया, मतलब रोक लगाया गया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया।
निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसको प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी? देखिए, आप सब लोग जानते हैं काकोरी षड्यंत्र केस 1925, 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार का खजाना जो सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था, उसे काकोरी नामक स्टेशन पर भारत के जिन क्रांतिकारियों ने लूट लिया, उन क्रांतिकारियों पर ही जो मुकदमा चलाया गया है, उसी मुकदमा को इतिहास में काकोरी षड्यंत्र केस कहते हैं। और काकोरी षड्यंत्र केस के अंतर्गत वर्ष 1927 ईस्वी में 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, यही 4 क्रांतिकारियों को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी। आंसर हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 और भगत सिंह का जहां तक सवाल है, इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत फांसी की सजा दी गई थी। और चंद्रशेखर आजाद का जहां तक सवाल है, ये काकोरी कांड को अंजाम देने में भी साथ थे और लाहौर षड्यंत्र केस में भी साथ थे, लेकिन ये दोनों में बच निकले थे। नाम आजाद था, जीवन भर आजाद रहे। समझ गए? आजकल तो नाम सुंदर होता है, काम छुचुंदर होता है। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी श्रम विभाग जगजीवन राम को ही सौंपा गया था। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में भी श्रम विभाग जगजीवन राम को, और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी जो है आपको श्रम विभाग जगजीवन राम को ही सौंपा गया था। फिर राजेंद्र प्रसाद का जहां तक सवाल है, अंतरिम मंत्रिमंडल में भी कृषि एवं खाद्य मंत्रालय उन्हें सौंपा गया था और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी सौंपा गया था। अनुग्रह नारायण सिंह और सैयद अली जहीर, इन लोगों को अंतरिम मंत्रिमंडल में कुछ नहीं सौंपा गया था। सबको सब चीज दे देगा। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक है श्री अरविंद घोष। इसके अलावे भी श्री अरविंद घोष की कई सारी रचनाएं हैं। सावित्री किसकी रचना है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? अरविंद घोष। न्यू लैम्प फॉर ऑल किसकी रचना है? अरविंद घोष। अरविंद घोष, समझ गए? निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? देखिए, जैसे एक परिवार होता है, परिवार में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची सब होता है, वैसे ही सौर मंडल या सौर परिवार, सोलर सिस्टम, सौर परिवार के अंतर्गत सूर्य आते हैं, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, धूमकेतु आता है, इसके बाद जो है धूमकेतु के बाद क्षुद्र ग्रह आता है। ये सब सौरमंडल के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर बात निहारिका की करे तो निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका लड़की का भी नाम होता है। हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, 8th क्लास में, हमको लगता है 8th क्लास में पढ़ती थी, उसका नाम निहारिका था। फिर शादी उदी हो गया। आप लोग तो ऐसे हल्ला करते हैं ना। आगे आइएगा। लेकिन बहुत तेज लड़की थी। ठीक है, तुमको कर देंगे हम ना चालू, नचाते नचाते। पढ़ने में भी ठीक ठाक थी। पढ़ने के दृष्टिकोण से हम बोले थे, पढ़ने में ठीक ठाक थी। ठीक है सांद्रो, है सांद्रो।
निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया था? किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया था? जीव जंतु, महाद्वीपीय विस्थापन। हाँ हाँ। अरे एक बात बताइए, सीधी सी बात है, कहीं झुग्गी झोपड़ी है, वहां पर मानव रह रहा है, वहां से अतिक्रमण हटाया जाए, वहां से मानव को हटाया जाए, तो मानव का जीवन प्रभावित होगा या नहीं? एकदम होगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मतलब महाद्वीपों का मतलब जैसे है क्या, जैसे आज आप जिस रूप में देख रहे हैं, आज आप जिस रूप में चीजों को देख रहे हैं, उस रूप में पहले वैसा थोड़े था। सभी महादेश आपस में एक दूसरे के साथ सटे हुए थे, विभाजन हुआ, सभी महाद्वीप जो आपस में एक दूसरे के साथ सटे हुए थे उसको पेंजिया कहा गया, उसके चारों तरफ जल था, उसको पेंथालासा कहा गया। पेंजिया में विखंडन हुआ, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड बना। फिर अंगारा लैंड में विखंडन हुआ, उत्तरी अमेरिका महादेश यूरोप और एशिया बना। गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया बना। तो यही जो स्थलखंड विखंडित होकर, स्थलखंड विखंडित होकर खिसके हैं एक स्थान से, यही तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। और जब महाद्वीप खिसकता है तो जो जल में जीव जंतु है उसका जीवन निश्चित तौर पर प्रभावित होता है, एकदम प्रभावित होता है। हिमानी चक्र, हाँ, इससे भी प्रभावित होता है। तो आंसर होगा दोनों, एक और दो, दोनों। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करती है? ताजा बर्फ से ढकी भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि जो है अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करती है। विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण ही विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या करती है। चीली यानी चिकवी कामाटा मतलब चीली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिली तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तांबा। और चिली जो है यहां है दक्षिणी अमेरिका महादेश का एक देश है चिली। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है मेस्टिजो। मेस्टिजो जो है स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रित प्रजाति। मेस्टिजो स्पेनिश शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रित प्रजाति, मिश्रित प्रजाति। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? दक्षिणी अमेरिका महादेश में एक देश है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स को पेरिस, ब्यूनस आयर्स में पेरिस के तरह सड़कों का निर्माण किया गया है, इसलिए दक्षिण अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयर्स को कहा जाता है, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। सियाचिन हिमनद कहां स्थित है? सियाचिन हिमनद, देखिए भारत का सबसे बड़ा हिमनद अगर देखा जाए, हिमनद अंग्रेजी ग्लेशियर, ग्लेशियर बर्फ का टुकड़ा, ग्लेशियर बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है और यह ग्लेशियर जो है लद्दाख में है, और यह ग्लेशियर 70 किलोमीटर से ज्यादा भूभाग में फैला हुआ है। और यह जो ग्लेशियर है, यह ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में है। नुब्रा एक नदी है, नुब्रा नदी के द्वारा जो घाटी बनाई जाती है, उस घाटी के उत्तर में ही सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बागमती, कमला, कोसी, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। कोई भी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती है। इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है, समझ गए? बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ना कि दक्षिण से उत्तर की ओर। कह रहा है उत्तर की ओर। उत्तर की ओर बागमती नहीं बहती है, बल्कि अपने उद्गम से दक्षिण की ओर बहती है। फिर कमला की अगर हम बात करें तो यह भी महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह नदी भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, अपने उद्गम से दक्षिण की ओर बहती है। फिर कोसी नदी की अगर हम बात करें तो यह भी नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है और यह नदी भी अपने उद्गम से दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है। तो बागमती हो, कमला हो, कोसी हो, ये सब नदी नेपाल से निकलती है और भारत में बहती है, और ये सब नदी अपने उद्गम से दक्षिण की ओर बहती है। ये नदी अपने उद्गम से उत्तर की ओर नहीं बहती है। बिहार में बहने वाली नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी है सोन। सोन, सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। सोन ऑप्शन में है नहीं, आंसर इनमें से कोई नहीं। यहां पे देखिए, यहां पे दिया है, देखिए ना, देखिए बागमती है, देखिए गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, समझे? तो इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। ये सब नदी देखिए ना, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, सब उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। हाँ कमला भी है, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए सोन नदी दक्षिण से उत्तर, पुनपुन दक्षिण से उत्तर, फल्गु दक्षिण से उत्तर, समझे? तो सोन ही नहीं, पुनपुन भी, फल्गु भी, ये सब नदी भी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो बिहार में बहने वाली नदियों में ये सब नदी उत्तर की ओर बहती है। नीचे से लिखिए तो ये क्वेश्चन बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है, और आप सब में से अधिकतर लोग बिहार का एग्जाम देते हैं, ठीक है? लिखिएगा बाबू, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, कमला, बागमती, कोसी, बागमती, कोसी इत्यादि, बागमती, कोसी इत्यादि बिहार में बहने वाली बिहार में बहने वाली ऐसी नदी है, ऐसी नदी है जो अपने उद्गम से, जो अपने उद्गम से जो अपने उद्गम से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, जो अपने उद्गम से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, जो अपने उद्गम से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन ध्यान रहे कि सोन, 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 पुनपुन, फल्गु, सोन, पुनपुन, फल्गु, सोन, पुनपुन, फल्गु इत्यादि
बिहार में बहने वाली इत्यादि, बिहार में बहने वाली ऐसी नदी है जो अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती है, जो अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती है, जो अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती है, जो अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील है। देखिए, झील स्वाद के आधार पर दो प्रकार का, मीठे पानी का झील, खारे पानी का झील। फिर निर्माण के आधार पर दो प्रकार का, कृत्रिम झील, प्राकृतिक झील। फिर जो है झील, लेगुन झील होता है, पलाया झील होता है, गोखुर झील होता है, हिमानीकृत झील होता है, विवर्तनिकी झील होता है, डेल्टाई झील होता है। झील कई प्रकार के होते हैं। फाउंडेशन बैच में, हर बैच में विस्तार पूर्वक पढ़ाते हैं। क्या जी, तुम तो पढ़ रही है क्या लड़की है? क्या कर रही है जी? उसी को खरोचते रहती है, मतलब कोई काम ना है। तो इसमें जो कृत्रिम झील है, तमिलनाडु का कोडई कनाल कृत्रिम झील है। आंध्र प्रदेश का कोलेरू डेल्टाई झील है, डेल्टाई झील है, डेल्टाई झील है। उत्तराखंड का नैनीताल हिमानीकृत झील है, हिमानीकृत झील है, हिमानीकृत झील है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या 20 है, 20। याद रख लीजिएगा बाबू। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित, झारखंड में है ये, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? यहां पर लौह अयस्क खान है, लौह अयस्क खान है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है गुजरात के जामनगर में। और ये जो अंकलेश्वर है, नुनमाटी है, ट्राम्बे है, यहां पर पेट्रोलियम पदार्थ सबका ही उत्पादन होता है, जिसमें ट्राम्बे मुंबई में है, अंकलेश्वर गुजरात में है। बिहार एसआई का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अंकलेश्वर जहां पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है किस राज्य में है? गुजरात में। और फिर नुनमाटी कहाँ है? असम में। डिगबोई हो गया, नुनमाटी हो गया, ये असम, नहरकटिया हो गया, ये असम में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। नौकनी पेड़ में होने वाला समस्या है। जब आप बिहार एसआई की तैयारी करेंगे तो आपका जब मेडिकल होगा तो उसमें नौकनी चेक किया जाता है। फिर आपको आर्मी सब में आप जाइएगा तो नौकनी चेक किया जाता है। यानी पुलिस विभाग में जब आप जाते हैं तो नौकनी चेक किया जाता है। पेड़ में होता है ये। और नौकनी आप लोग समझते होंगे, नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। फ्लोराइड के प्रदूषण, फ्लोराइड के प्रदूषण से जो है नौकनी उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? देखिए, भारत में काम करने वाले विषय को 3 भाग में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें रक्षा संघ सूची का विषय है, वैदेशिक मामले संघ सूची का विषय है, रेलवे संघ सूची का विषय है, कृषि संघ सूची का विषय नहीं है बल्कि कृषि राज्य सूची का विषय है। और कृषि को लेकर प्रावधान राज्य सूची के साथ साथ समवर्ती सूची में भी है। कृषि को लेकर प्रावधान मूल तौर पर तो राज्य सूची में है, लेकिन राज्य सूची के साथ साथ कृषि को लेकर प्रावधान समवर्ती सूची में भी है। यही रीजन है कि केंद्र की मोदी सरकार कृषि को लेकर 3 कृषि कानून बनाए थे, लेकिन
किसानों ने जब विरोध किया और लंबे समय तक लगभग साल भर तक आंदोलन चला तो फिर वापस भी ले लिया गया केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। यह कथन W.B. डॉनहेम के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है शक्तियों का पृथक्करण। और शक्तियों का पृथक्करण के अंतर्गत सरकार के जो 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग जो होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो शक्तियों के पृथक्करण के अंतर्गत कार्यपालिका का काम अलग है, विधायिका का काम अलग है, न्यायपालिका का काम अलग है। मतलब शक्ति के पृथक्करण, शक्ति का बंटवारा कर दिया गया है तीनों के बीच, लेकिन तीनों में से कोई भी ज्यादा उड़ता है तो एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखता है। जैसे कार्यपालिका ज्यादा उड़ने लगेगा, विधायिका नियंत्रण रखेगा, विधायिका ज्यादा उड़ेगा, न्यायपालिका नियंत्रण रखेगा, न्यायपालिका ज्यादा उड़ेगा, विधायिका नियंत्रण रखेगा, कार्यपालिका नियंत्रण रखेगा। समझे? तो बैलेंसिंग, तीनों के बीच शक्ति का बंटवारा कर दिया गया है और बैलेंसिंग बैठाया गया है। समझ गए? तो उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है शक्तियों का पृथक्करण। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय। और आप सब लोग जानते हैं अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। संसद के उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीट, हाँ, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश को, लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश को। लोकसभा में उत्तर प्रदेश को 80 सीट और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को 31 सीट। और फिर बिहार को लोकसभा में 40 सीट और राज्यसभा में 16 सीट। तो दोनों सही है ना जी? निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इन सभी समितियों में देखा जाए तो सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्रकलन समिति। जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर 1950 में प्रकलन समिति का गठन हुआ था। इसमें सदस्यों की संख्या 30 है और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं और इस समिति का अध्यक्ष सामान्य तौर पर सत्ताधारी दल का ही कोई नेता बनता है। फिर लोकलेखा समिति है, इसमें सदस्यों की संख्या 22 है, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। सरकारी उपक्रम समिति, इसमें भी सदस्यों की संख्या 22 है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है? मध्य प्रदेश। लेकिन बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधान परिषद है ना जी। और क्या सिर्फ यही 3 राज्य में विधान परिषद है? नहीं, टोटल कितने राज्य में? 6। इन 3 राज्यों के अलावे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। सुनिए, संसद ने संविधान में संशोधन किया, उस संविधान संशोधन को न्यायपालिका कब असंवैधानिक घोषित कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कब असंवैधानिक घोषित कर सकता है? देखिए, एक तो पहला यह है कि अगर संसद द्वारा बनाया गया कानून
संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन करता है। अगर संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन करता है, तब उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक करार देगा। या फिर अगर संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक करार देगा। अब यहां पर आइएगा, वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है? नहीं। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 2 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता। भाग 2 के जगह भाग 3 कीजिए, यहां पर भाग 3 कीजिए बाबू, सही कीजिए। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, विधि के समक्ष समानता, इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 में है और भाग 3 के अंतर्गत यह एक फंडामेंटल राइट है, यह एक फंडामेंटल राइट है। और जब आप इस बात का अवलोकन करेंगे कि संविधान के मूल ढांचा में क्या क्या आता है, तो आपको यह पता चलेगा कि जो अनुच्छेद 14 है यह भी संविधान के मूल ढांचा में आता है। और अनुच्छेद 14 जिसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, वह संविधान के मूल ढांचा में आता है। और उसके अलावे और भी कई सारे प्रावधान हैं, जैसे न्यायपालिका स्वतंत्र होगा, यह भी मूल ढांचा में आता है। और भी कई सारे प्रावधान हैं, संसदीय शासन प्रणाली, यह भी मूल ढांचा में आता है। पंथ निरपेक्षता, यह भी मूल ढांचा में आता है। तो वैसे कोई भी प्रावधान जो मूल ढांचा में परिवर्तन करता है, वैसा कोई भी संविधान संशोधन जो मूल ढांचा के साथ छेड़छाड़ करता है, वैसा कोई भी संविधान संशोधन, गौर फरमाइएगा, अगर ये बात आपके दिमाग में जाएगा आंसर तुरंत मिल जाएगा। वैसा कोई भी संविधान संशोधन जो संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित करता है, उसको सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक करार दे सकता है। अनुच्छेद 14 भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर इसके साथ छेड़छाड़ होता है, अनुच्छेद 14 के साथ छेड़छाड़ होता है, मतलब विधि के समक्ष समानता के साथ छेड़छाड़ होता है, अगर इसके साथ छेड़छाड़ होता है, तो उस कंडीशन में जो है उस प्रकार के संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक करार दे सकता है। यानी उत्तर होना चाहिए बी। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किया था अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज को लेकर इसका गठन 1977 में हुआ था। यह अपना रिपोर्ट 1978 में दिया था और यही समिति यह कहा था कि एक न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए, और यही समिति यह कहा था कि द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, और यही समिति यह कहा था कि पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए। फिर बलवंत राय मेहता कमेटी है, इसका गठन 1957 में, और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किया था। जी वीर के राव समिति, इसका गठन 1985 में, इसका संबंध भी पंचायती राज से है। सरकारिया आयोग, इसका गठन 1983 में, इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, सेंटर स्टेट रिलेशन। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? लघु जलाशय की योजना बनाना, हाँ। समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण, हाँ। जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, हाँ। उपर्युक्त सब, आंसर डी, उपर्युक्त सब। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है ना? गलत है, दी गई है, ठीक है। सुनिए, वर्तमान संदर्भ में 6 गो राष्ट्रीय पार्टी को राजनीतिक दल का दर्जा मिला है, बोलिए, नहीं मिला। और राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने का कुछ शर्त है ना? है शर्त। जो 6 गो दल है, एगो कांग्रेस है,
बोलिए। दूसरा बीजेपी है। तीसरा आम आदमी पार्टी है। चौथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। पांचवा नेशनल पीपुल्स पार्टी। छठा बहुजन समाजवादी पार्टी। यही ना 6 गो है वर्तमान में, यही ना 6 गो है। क्या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को है? नहीं। बहुजन समाज पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को, समाजवादी पार्टी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था लोकपाल बनाने का सुझाव दिया था? स्थानीय संस्था लोकपाल बनाने का सुझाव 1966 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया। सुझाव 1966 में आया और लोकपाल विधेयक पारित हुआ 2013 में और भारत में लोकपाल का गठन हुआ 2019 में। और लोकपाल का गठन भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर किया गया था। खैर भ्रष्टाचार का क्या स्थिति है आप अवगत हैं। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों तथा प्रीवी पर्सों की समाप्ति किस वर्ष की गई? क्वेश्चन क्या है जानते हैं? देसी रियासत के जो राजे महाराजे थे उसको जो विशेष अधिकार दिया गया था, प्रीवी पर्स मतलब विशेष अधिकार। भारत के देसी रियासत के जो राजे महाराजे थे उसको जो विशेष अधिकार दिया गया था वो कब छीना गया है? भारतीय देसी रियासत के राजा महाराजाओं से विशेषाधिकार 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत छीना गया है। 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत छीना गया है। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। मतलब क्या है? सही है। मतलब ये है आजादी से लेकर 1989 ईस्वी तक कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हमेशा फुल मेजोरिटी में आता था और सत्ता पर काबिज होता था। लेकिन 1989 के बाद भी कांग्रेस सत्ता में आया है, लेकिन फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आया है, गठबंधन के साथ आया है। तो राजनीति शास्त्रियों का यह मानना है कि कांग्रेस का औरा 1989 में ही समाप्त हो गया है। हाँ, भले कांग्रेस आगे भी शासन किया हो वो अलग चीज है, लेकिन फुल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस 1989 तक ही आ पाया है, उसके बाद नहीं आया है आगे। वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी थी। हाँ, उभरी थी। दोनों सही है। तो रखिए। तो ऑफिस में बात कीजिए ना। है कौन ले लिया? काहे संभाल के रखते हैं? इसका कोई किसी के पास ज्योग्राफी का नोट गया है जी? चेक कीजिए। अगर कोई चोरी, वो नोट उठ चोरी मत कीजिए, ज्ञान नहीं होगा वो नोट से। ठीक है, दे दीजिए अगर कोई लिए हैं तो। लीजिए, पकड़िए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास। धन्यवाद सभी लोगों को। और हाँ सुन लीजिए, कल टेस्ट है आपका। देखिए हम कल से ही टेस्ट शुरू कर देते, लेकिन कल बिट्टू सर का टेस्ट था तो हमको लगा कंफ्यूजन में आप रहेंगे, इसी वजह से हम नहीं करवाए। ठीक है, कल लेकिन आपका टेस्ट है, परसों भी है, रेगुलर है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास।